हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फटाफट से आ जाइए यहाँ पे। आज हम लोग भागीदारी फर्म और कंपनी में अंतर पढ़ रहे हैं। कंपनी वर्ड पता है, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना है, भागीदारी फर्म और कंपनी में डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आगे हम लोग नोट्स देखेंगे कि एग्जाम में हम किस तरीके से अपना आंसर लिखें, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बेसिक सा ओवरव्यू बना लेते हैं कि भागीदारी फर्म और कंपनी में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो यही है कि जो आपका भागीदारी फर्म है वो गवर्न होता है भागीदारी अधिनियम 1932, जो कि हम लोग अधिनियम पढ़ रहे हैं। इस अधिनियम के तहत आपका भागीदारी फर्म गवर्न होता है। ठीक है। यानी फर्म से रिलेटेड जो भी कानून है, नियम है, प्रावधान है, वो दिए गए हैं इस अधिनियम में। वहीं पे जो कंपनी है, तो सबसे पहले एक अधिनियम आया था 1956 में। इसमें बताया गया था कि एक कंपनी का किस तरीके से क्रिएशन होगा, उसका निर्माण किस तरीके से होगा, क्या कानून होंगे, नियम होंगे। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद कुछ उसमें कमियां थी। 2013 में एक नया कानून आया, संशोधन किया गया उसी पुराने वाले में ही। एक नया बन गया आपका कानून, कंपनी अधिनियम 2013 का। तो अब आपका ये जो 2013 वाला कानून है, तो सारी कंपनी जो है इस अधिनियम से गवर्न होती है। अब इनमें दूसरा डिफरेंस ये कह सकते हैं कि जो भागीदारी होता है, तो इनमें कुछ गिने चुने लोग होते हैं, जान पहचान के या फिर दोस्त यार मिलकर के ही कोई व्यापार या बिजनेस करते हैं। ठीक है। तो ये आपका होता है भागीदारी। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में कोई अननोन व्यक्ति या आम जनता भी उस कंपनी के शेयर खरीद के उस कंपनी का सदस्य बन सकती है। ठीक है। तो ये इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा ये है कि जो भागीदारी होता है, इसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। यानी इसके जो भागीदार होते हैं वही आपका भागीदारी होती है, वही एक फर्म होती है। अगर इनमें जो भागीदार हैं कोई भी अपने बर्ताव या व्यवहार में परिवर्तन करता है, या किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई दिवालिया हो जाता है, तो यहाँ पे भागीदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी अपना चलती रहती है। ठीक है। कंपनी पहली बात तो एक लीगल बॉडी है। कंपनी ये जो कंपनी अधिनियम 2013 है, इसके अंतर्गत कंपनी का क्रिएशन होता है, निर्माण होता है, और उसमें कंपनी के सदस्य आए जाएं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कंपनी में। कंपनी तो अपने नाम से जो है प्रॉपर्टी खरीद सकती है और अपने नाम से जो है प्रॉपर्टी बेच सकती है। कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, कंपनी दूसरे के ऊपर केस कर सकती है। इस तरीके से कंपनी को एक एज अ लीगल पर्सन ट्रीट किया जाता है। लेकिन भागीदारी आपकी ऐसी नहीं होती है। भागीदारी का अस्तित्व सिर्फ उसके भागीदारों तक ही सीमित रहता है। भागीदार गए, कंपनी भागीदारी गई। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा इसमें जो है अगला डिफरेंस ये कह सकते हैं कि जो भागीदारी होती है उसमें लिमिटेड ही सदस्य होते हैं। जैसे मिनिमम 2 चाहिए इसके लिए और अधिकतम 50 चाहिए। ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो जाते हैं तो फिर भागीदारी को जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। लेकिन कंपनी क्या होता है कि अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7। और इसमें पब्लिक प्राइवेट कंपनी में अधिकतम जो है 200, और पब्लिक कंपनी में नो लिमिट। ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि भागीदारी में तो मिनिमम 2 चाहिए और अधिकतम 50 चाहिए। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में अगर वो प्राइवेट है तो मिनिमम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। और आपका जो पब्लिक कंपनी होता है तो उसमें मिनिमम 7 और अधिकतम नो लिमिट। ठीक है। यानी जितने भी चाहें उसके सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी डिफरेंस जैसे समझ लेते हैं कि जो भागीदारी होता है, तो उसमें एक सदस्य अगर चाहे कि वो अपनी जगह पे किसी दूसरे सदस्य को रख दे और अपना जो है वहां से निकल जाए, ऐसा नहीं कर सकता है। वो अपने अधिकारों को ट्रांसफर नहीं कर सकता है किसी को। अगर वो गया तो समझो भागीदारी खत्म। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं वो जब चाहे अपने शेयर्स किसी दूसरे को बेच करके, अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे को मतलब ट्रांसफर करके अपना उस कंपनी से निकल सकते हैं। ठीक है। कोई नया सदस्य भी आ सकता है। यानी कंपनी में एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जितने भी मेंबर हैं, उसके सदस्य हैं, वो सारे न्यू होंगे। ठीक है। कंपनी अपना चलती रहेगी, लेकिन भागीदारी में ऐसा नहीं है। आप लोग समझ गए हो। ठीक है। अभी थोड़ा बहुत तो चलिए, हम लोगों ने भागीदारी फर्म और कंपनी में एक बेसिक डिफरेंस देख लिया है, एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखेंगे, किस तरीके से पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा ताकि बाद में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, फिर से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। वैसे कोई बाउंडेशन नहीं, आप देख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कोशिश करो कि जब टाइम लगा ही रहे हो तो एक बार में ही अच्छे से देख लो। ठीक है। बाद में फिर पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। तो पहला डिफरेंस आप व्यक्तित्व का लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्या है डिफरेंस कि जो एक फर्म होती है, जो भागीदारी होती है, ये उन व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है जो उस कारोबार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं।
जिसे सभी लोगों के द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा, ठीक है, जो उन सब के लिए कार्य करते हैं, यानी जो सबके लिए कार्य करते हैं, किया जाता है। ये हम लोगों ने जब इसकी डेफिनेशन देखी थी तो वहां पर भी ये चीज पढ़ा था कि भागीदारी क्या होता है कि ये उन व्यक्तियों के बीच का संबंध होता है जो एक ऐसा कारोबार करने के लिए सहमत हुए हैं या एक ऐसे कारोबार में लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो कारोबार सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है या फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा बाकी सभी तरफ से, यानी उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो काम किया जा रहा है, कारोबार किया जा रहा है। कि जो भागीदारी होती है तो इसके भागीदारों के अलावा इसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है, और यह सिर्फ नाम है जिसे भागीदारों के समूह के द्वारा दिया गया है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो भागीदारों का समूह होता है उसी को भागीदारी कहते हैं, और जो उसका नाम होता है, मतलब जिस नाम से फर्म चलाई जाती है तो उसको फर्म का नाम कहते हैं। ठीक है, इसका अपना कोई खुद का विधिक व्यक्तित्व नहीं होता है, जबकि कंपनी में जस्ट अपोजिट होता है। कंपनी पहली बात तो एक लीगल बॉडी है, जैसे कि हम लोगों ने भी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले समझा था। एक बिल्कुल जैसे कि व्यक्ति होता है, जैसे कि उसको पास संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए अधिकार होते हैं, वो उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं, वाद विवाद, बिल्कुल इस तरीके से एक लीगल पर्सन माना जाता है। और ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसका सृजन होता है। तो वही है कि कंपनी का जो है अपने सदस्यों के अतिरिक्त पृथक अस्तित्व होता है। इसके सदस्य आए जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी के अस्तित्व में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस आपका है सृजन यानी क्रिएशन। कैसे इनका निर्माण कैसे होता है, तो जो आपकी भागीदारी फर्म होती है तो ये भागीदारों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो संविदा होती है, उसके अंतर्गत इसका सृजन होता है। ठीक है, तो यानी जो भागीदारी फर्म होता है इसका क्रिएशन कैसे होता है, भागीदारों के करार के द्वारा यानी संविदा के द्वारा। जबकि कंपनी का जो निर्माण होता है वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 जो है उसके अंतर्गत उसका निर्माण होता है। ठीक है, उसका पंजीकरण किया जाता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है शाश्वत उत्तराधिकार का। शाश्वत उत्तराधिकार क्या होता है, यानी जो आपकी, ऐसे समझ लो कि जो भागीदारी होती है वो अस्थायी होती है, यानी जब तक भागीदारों ने काम किया तब तक तो भागीदारी चली, जैसे ही काम खत्म भागीदारी खत्म। या फिर उसमें किसी एक का मूड खराब हो गया, मतलब मूड क्या खराब हो गया, मतलब मन नहीं उसका कि अब हम लोग बस काम करते करते थक गए, अब चलो खत्म करो भागीदारी, कुछ दूसरा काम देखा जाए। ठीक है, तो ऐसे करके वो भी खत्म कर सकते हैं, यानी कुछ उनका फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं। लेकिन कंपनी अगर एक बार क्रिएशन हो गया लीगल, क्योंकि लीगली उसका क्रिएशन होता है, तो फिर लीगली उसको खत्म किया जाएगा। उसमें एक बार कंपनी का क्रिएशन हो गया तो उसके बाद उसके सदस्यों में कुछ भी होता रहे, सदस्यों में परिवर्तन, मृत्यु, कुछ भी होता रहे, वो अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर दे, कोई नया सदस्य आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कंपनी आपकी वैसी की वैसी बनी रहेगी, चलती रहेगी जब तक कि उसको लीगली खत्म नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, फर्म की स्थिति भागीदारों की स्थिति में परिवर्तन के अनुसार बदलती है, यानी भागीदारों की स्थिति में अगर परिवर्तन हुआ तो फर्म में भी परिवर्तन होगा, फर्म की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। और भागीदारों की स्थिति में परिवर्तन कैसे आ सकता है, या तो उनकी मृत्यु हो जाए, दिवालिया हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए, या फिर नामांकन। तो ये जो तरीके हैं इनके द्वारा भागीदारों की स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे कंपनी की स्थिति में क्या होता है कि सदस्यों की स्थिति में कोई भी परिवर्तन हो जाए, कंपनी के अस्तित्व में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या जैसी है वैसी चलता रहता है, और इसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है। अब ये डिफरेंस भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसके आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग चौथा डिफरेंस देखते हैं, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा हो तो फास्ट कर लीजिएगा, लेकिन समझते चलिएगा। ओके, तो पृथक संपत्ति, ये इसका चौथा डिफरेंस है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भागीदारी होती है अपनी, इसकी खुद की कोई संपत्ति नहीं होती है। ये जो भागीदार होते हैं इन्हीं की जो संपत्ति होती है वही अपना लगाते हैं, और भागीदारों का ही अपना संपत्ति में टाइटल होता है, उनका स्वामित्व होता है। फर्म का अपना कोई, फर्म के नाम पे कोई संपत्ति नहीं होती है, लेकिन कंपनी में जस्ट इसका उल्टा होता है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी के नाम की संपत्ति होती है, यानी कंपत्ति जो कंपनी होता है तो उसका संपत्ति में टाइटल होता है, उसका संपत्ति होता है, खुद उसके नाम की संपत्ति वो बेच सकता है, खरीद सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, उसमें जो लोग होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता है कि उसके सदस्यों की संपत्ति कितनी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखोगे, किसी फर्म में एक फर्म का पृथक संपत्ति नहीं हो सकता है, यह संपत्ति का स्वामित्व नहीं रखता है, और ये ऐसे भागीदार हैं जो वास्तव में संपत्ति का स्वामित्व रखते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो भागीदार होते हैं वही वास्तव में संपत्ति का स्वामित्व रखते हैं।
जबकि एक कंपनी स्वतः संपत्ति का स्वामित्व रख सकती है, या संपत्ति को बेच सकती है, या खरीद सकती है, या संपत्ति का आंतरण कर सकती है। सदस्यों का इनमें कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता है, ठीक है। वो संपत्ति कंपनी की है और कंपनी के नाम पर ही रहती है। इसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो है दायित्व का। जो आपकी भागीदारी फर्म होती है उसमें सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, कोई सीमा नहीं है। मतलब कि अगर कभी कभी लॉस हो गया तो जो सदस्य जितना जितना उनका शेयर था कि हम लोग इतना इतना इसमें पैसा लगाएंगे, इतना इतना हम लोगों का हिस्सा होगा, तो अगर ज्यादा घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तो हो सकता है कि जो भागीदार उनको अपने घर से संपत्ति लगानी पड़ जाए, पैसा लगा खर्च करना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। उसके जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व केवल और केवल उनके अंश तक ही सीमित होगा। जितने शेयर्स उन्होंने लिए हैं सिर्फ उसी शेयर्स तक ही वो अपना दायित्व रखते हैं। कुछ कंपनी को घाटा हुआ तो बस उनका जो है नुकसान वहीं तक सीमित है, उसके अलावा उनको कोई लेना देना नहीं कंपनी से। तो इसमें क्या लिखेंगे कि फर्म में भागीदारों या सदस्यों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, जबकि कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके अंशों या प्रतिभूति तक सीमित होता है, सिवाय असीमित कंपनी के मामले में। अगला डिफरेंस है पारस्परिक अभिकरण का। पारस्परिक अभिकरण हम लोगों ने जब भागीदारी फर्म पढ़ा था उसके इसेंशियल एलिमेंट में लास्ट इसेंशियल एलिमेंट यही था, पारस्परिक अभिकरण का। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है भागीदारी के लिए, ठीक है। तो भागीदारी के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसमें एक भागीदार दूसरे भागीदार का अभिकर्ता होता है। और हम लोगों ने भागीदारी की डेफिनेशन में भी यही पढ़ा है कि भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे कारोबार में लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब की ओर से या उनमें से किसी एक के द्वारा कारोबार चलाया जा रहा है, ठीक है। यानी उनमें जो है पारस्परिक अभिकरण का संबंध होता है। एक भागीदार जो होता है वो दूसरे भागीदार का अभिकर्ता होता है, ठीक है। कोई एक भागीदार जो है बाकी लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कंपनी में इसका उल्टा होता है। कंपनी में ये पारस्परिक अभिकरण का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वहां पे ये जरूरी आवश्यक तत्व नहीं है। वहां पर सबके अलग अलग काम होता है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वहां कोई किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यही हम लिखेंगे एग्जाम में कि पारस्परिक अभिकरण फर्म का आवश्यक तत्व होता है, जबकि कंपनी का यह आवश्यक तत्व नहीं होता है। कंपनी में क्या होता है कि निदेशकों का कृत्य केवल फर्म को आबद्ध कर सकता है, यानी यहाँ पे ये कंपनी होगा, ठीक है, कि जो निदेशकों का कार्य होता है वो केवल कंपनी को आबद्ध कर सकता है, सिवाय कुछ मामलों को, परंतु सभी सदस्यों के कृत्य को नहीं। याद रखिएगा ये चीज। अगला डिफरेंस देख लेते हैं, ये है आपका पंजीकरण का। तो जो भागीदारी होती है इसमें पंजीकरण कराना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 50 सदस्य हैं, मतलब 50 से कम है, तो वहां पे पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 50 से ज्यादा हो जाते तो फिर वो इलीगल माना जाएगा, वहां पर फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जबकि कंपनी में क्या होता है, उसमें कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और ये बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई कंपनी है तो उसको इलीगल माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला डिफरेंस देख लेते हैं, कारोबार का संचालन। यानी जो भागीदारी फर्म होती है तो उसमें कोई भी सदस्य काम को कर सकता है, ठीक है। यानी सभी सदस्यों को बराबर अधिकार होता है, वो कार्य कर सकते हैं, कारोबार का संचालन कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, सबकी राइट्स और ड्यूटीज अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग डिवाइड होते हैं। निदेशक का काम है कारोबार का संचालन करना, वो अपना काम करता है, बाकी का जो जिसका काम है वो करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि कारोबार का संचालन फर्म में सभी भागीदारों को फर्म के कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। वे इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि किसे फर्म की ओर से कार्य करना है, ठीक है। और प्रत्येक भागीदार का कर्तव्य फर्म पे आबद्ध होगा। यानी अगर वो सहमत होते हैं कि भाई सी नाम के व्यक्ति को जो है ये काम सौंपा जाए, वो ही ये वाला काम करेगा पूरा फर्म का, ठीक है। तो अब सी जो भी करता है तो उससे बाकी के जितने जो ए बी डी होंगे वो उसके कार्य से आबद्ध होंगे। यानी अगर वो कुछ गलत भी कर देता है ऐसा कि जिससे कि फर्म को नुकसान हो रहा है, तो फिर बाकी भी उसके लिए लायबल होंगे, उनको भी वो नुकसानी उठानी पड़ेगी। कंपनी के केस में उल्टा होता है कि इसमें क्या होता है कि वे केवल निदेशक ही होते हैं जो कारोबार का संचालन का कार्य करते हैं या उनमें भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला डिफरेंस है हित का अंतरण। हित का अंतरण का मतलब क्या है, इसको कैसे डिफरेंस करेंगे भागीदारी फर्म और कंपनी में। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो फर्म होता है तो उसमें जो भागीदार हैं तो अपने हित का अंतरण किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं जो उस फर्म का सदस्य नहीं है। यानी कोई भागीदार अगर चाहे भी कि किसी अननोन पर्सन को उस भागीदारी में शामिल कर ले अपनी जगह पे और वो उससे फ्री हो जाए, तो ऐसा नहीं कर सकता है।
लेकिन कंपनी में इसका जस्ट उल्टा होता है कि कोई अगर कंपनी का सदस्य चाहे कि वो अब कंपनी को छोड़ना चाहता है या अपने शेयर्स वो बेचना चाहता है, अपने हित को ट्रांसफर करना चाहता है किसी थर्ड पर्सन को जो उस कंपनी का सदस्य नहीं है, तो ये कर सकता है। ठीक है, यही इनमें डिफरेंस है। तो इसमें एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि फर्म में एक भागीदार अन्य भागीदारों की सहमति के बिना अपने हित का अंतरण नहीं कर सकता है। अब ये वर्ड याद रखिएगा कि सहमति होना चाहिए, मतलब अगर कोई भागीदार ये ट्रांसफर करना चाह रहा है अपने हित का, तो उसके लिए जरूरी है कि जितने बाकी के सदस्य हैं तो उनकी सहमति हो। और ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो भागीदारी होता है तो इसमें भागीदारों का संबंध ईमानदारी, विश्वास, सच्चाई, न्यास पर आधारित होता है। और कोई भी भागीदार यानी जो भी ट्रांसफर कर रहा है उसको अंतर्ती बोल सकते हैं। तो कोई भी अंतर्ती अन्य भागीदारों के न्यास और विश्वास को ऐसे ठेस नहीं पहुंचा सकता है। जबकि कंपनी में क्या होता है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक कंपनी का सदस्य अपने हित का अंतरण कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ सीमा बताई गई है। ठीक है, कुछ लिमिट तक ही कर सकता है। और वही चीज कि बाकी के जो सदस्य हैं उनकी सहमति होनी चाहिए, यानी कुछ हद तक फर्म की तरह ही आपकी प्राइवेट कंपनी होती है। अगर लेकिन बात करें सार्वजनिक कंपनी की, जिसको हम लोग पब्लिक कंपनी कहते हैं, तो पब्लिक कंपनी में थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि एक सदस्य अपने अंश यानी जो शेयर्स हैं उनका ट्रांसफर कर सकता है पराक्रम लिखित के रूप में दूसरों को। कोई भी व्यक्ति, अननोन व्यक्ति, थर्ड पर्सन कोई हो, उनको अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। अपने राइट्स एंड ड्यूटीज जो बेनिफिट्स हैं वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। उसमें बाकी सदस्यों की सहमति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फर्म में क्या होता है, उसमें सहमति की जरूरत होती है, बिना उनकी परमिशन के ऐसा नहीं कर सकता है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगला डिफरेंस देख लेते हैं, बस लास्ट के 1-2 बचे, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो टेंशन न लीजिए, बस समझने की कोशिश करिए। अगला हमारा जो डिफरेंस है वो है सदस्यों की संख्या की। तो पहले तो ऐसे समझ लो कि जो भागीदारी फर्म होता है उसमें मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम 50। ठीक है, इतने सदस्य हो सकते हैं। कंपनी में क्या होता है, हमने आपको बताया था कि कंपनी 2 प्रकार की होती है। पहली कंपनी होती है जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है। तो पब्लिक कंपनी में क्या है, यानी जिसको सार्वजनिक कंपनी कहते हैं, मिनिमम इसके लिए 7 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम नो लिमिट, यानी कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहें उतने ऐड हो सकते हैं। लेकिन जो निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम 2 और अधिकतम जो है 200 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये वाली जो बात है तो ये इस भागीदारी अधिनियम 1932 वाले कानून में नहीं कही गई है। ये जो है बात कही गई है कंपनी अधिनियम 2013 में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ के आए। ठीक है, लेकिन जो आपका भागीदारी अधिनियम 1932 है तो इसमें ये बताया गया है कि जो फर्म है इसकी न्यूनतम 2 संख्या होगी। ठीक है, यानी फर्म में न्यूनतम 2 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम, अगर बैंकिंग कारोबार है तो उसमें 10 और गैर बैंकिंग है तो उसके लिए 20 सदस्य हो सकते हैं। और वहीं अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इसमें न्यूनतम 2 और अधिकतम, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अधिकतम 200 और न्यूनतम 2 सदस्य होंगे। सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम 7 और अधिकतम नो लिमिट। लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं, बस यही एक क्लास है, इसको भी समझ लो। फर्म का विघटन, विघटन की अगर बात करें कि कंपनी किस तरीके से विघटित होगी, यानी खत्म कैसे कंपनी को किया जाएगा, क्रिएशन तो देख लिया हम लोगों ने, और जो आपका फर्म है यानी जो भागीदारी वो किस तरीके से, उसका कैसे विघटन होगा, कैसे समाप्त होगी। ठीक है, तो बस वैसे ही है कि जो भागीदारी फर्म होगी तो उसमें किसी भी सदस्य के द्वारा अगर अपने कर्तव्यों का भंग किया जाता है, यानी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई दिवालिया हो जाता है, या फिर जो कंपनी, जो फर्म में जो शर्तें भागीदारों को बताई गई थी कि इस तरीके से काम करना, ये इसकी शर्तें होगी, अगर कोई भागीदार उसका उल्टा अपोजिट काम करता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भागीदारी का क्रिएशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी करार के द्वारा, आपस में सहमति के द्वारा होता है। ठीक है, वही आपस में शर्तें डिसाइड करते हैं किसकी क्या राइट्स और ड्यूटीज होंगी। ठीक है, तो अगर कोई और जो संबंध होता है उनका वो ईमानदारी, विश्वास और सच्चाई पर भी आधारित होता है, तो कोई अगर विश्वास का भंग करता है, ठीक है, ये बेईमानी करता है, तो ऐसे में जो है भागीदारी वहां से फिर खत्म हो जाएगी, या फिर उनमें आपस में सहमत हो जाए भागीदार के, जो है हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, जो भी कारोबार करना था कारोबार खत्म हो गया, भागीदारी भी खत्म हो गई। कंपनी अधिनियम में क्या होता है कि लीगली क्रिएट होती है, ये जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 का कानून है इसके अनुसार उसका क्रिएशन होता है और उसी के अनुसार जो उसका विघटन होता है। ठीक है, तो ये रहे कुछ डिफरेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि अब इसमें कोई डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। एक बार फिर से वीडियो देख लेना, अगर कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी बचे तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।